हे गाइस, आई एम सूरज एंड यू आर वाचिंग डार्क 11। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो गाइस, मैं जानता हूं कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, डरने को, है ना। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो ना सिर्फ आपके रोंगटे खड़े कर देगी, बल्कि आपके दिमाग में एक सवाल छोड़ जाएगी कि क्या छोटी सी गलती किसी मासूम की जान ले सकती है। ये कहानी एक बंद कमरे की, एक अजीब शर्त की और सालों से भूखे एक जिन की। हाँ, सही सुना, जिन। तो अपनी हेडफोन्स लगा लो, लाइटें डिम कर लो, क्योंकि अब सबको डर लगने वाला है। गाइस, कहानी के अंत तक मेरे साथ बने रहिए, आपको हर बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है अपने फ्रेंड्स की या अपने मिलने जुलने वालों के साथ, ऐसी कोई भी घटना हुई हो, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं हमारी जीमेल आईडी पर। और हाँ, अगर आप अभी इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटी को बटन दबा दें, ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली हॉरर स्टोरी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। कहानी है अमित नाम के एक सीधे साधे आदमी की। अमित, जो अपनी वाइफ रश्मि और अपनी प्यारी सी बेटी मेहा, जो मुश्किल से 7 साल की थी, के साथ अपने गांव से एक बड़े शहर में आता है। मकसद एक ही था, एक अच्छी नौकरी, एक बेहतर जिंदगी। शहर में आने के बाद अमित को एक किराए का मकान चाहिए था, और उसे जो घर मिला वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। पुरानी बनावट वाला ये घर साइज में भी बहुत बड़ा था, और सबसे बड़ी बात, उसका किराया इतना कम था कि अमित को लगा कि उसे लॉटरी लग गई है। अमित ने फटाफट अपनी फैमिली को बुलाया। जब वो मकान मालिक से मिला तो सब बातें तय हो गई। अमित को मिला घर पहला फ्लोर छत के साथ था, लेकिन मकान मालिक ने आखिर में एक अजीब सी शर्त रख दी, जिस पर अमित ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। गाइस, मकान मालिक थोड़े सख्त लहजे में बोले, देखिए अमित जी, आप आराम से रहिए, छत का पूरा इस्तेमाल कीजिए, पर छत पर एक बंद कमरा है, उस पर हमेशा ताला पड़ा रहेगा। उसका ताला मेरी मर्जी के बिना खुलना नहीं चाहिए। उस रूम से आपको कोई लेना देना नहीं है। ये मेरी प्रॉपर्टी है और आप अपने हिस्से का रेंट दे रहे हैं, ये बात सख्ती से याद रखना। अमित को लगा कि शायद मालिक ने कोई जरूरी सामान रखा होगा, और उसने वादा किया कि रूम को वो नहीं छेड़ेगा, और फैमिली के साथ शिफ्ट हो गया। शुरुआती एक हफ्ता नॉर्मल बीता। मेहा नीचे रहती, खेलती कूदती, सब ठीक था। लेकिन फिर पहली रात मेहा अपनी नींद में अचानक चौंक कर उठती है और जोर जोर से रोने लगी। मेहा डर से रोती हुई बोली, पापा, कोई मुझे उठा रहा है, कोई अंकल हैं, मुझे बुला रहे हैं, मैं उनका चेहरा नहीं देख पा रही हूँ। अमित और रश्मि ने उसे बुरा सपना समझकर उसको सुला दिया। दूसरी रात नेहा फिर उठी। इस बार भी नेहा चिल्ला कर बोली, वो मुझे आंख दिखा रहे हैं, मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। मम्मा पापा यही तो थे, अंकल उस दरवाजे के पास खड़े थे, आपको नहीं दिखे? पति पत्नी ने मेहा को गले लगाया, उसे बहलाया, लेकिन उनके दिल में अपनी बेटी के लिए एक डर बैठ रहा था। तीसरी रात ये वो रात थी जब उनका डर हकीकत बन गया। मेहा फिर उठी, पर इस बार चीख कर बोली, माँ, मुझे आज भी उन अंकल ने परेशान किया, डांटा, और देखो ना, मुझे मारा भी है। रश्मि ने बेटी के चेहरे पर देखा। उसके गाल पर ठीक यहाँ एक लाल रंग का साफ थप्पड़ का निशान था, जैसे किसी ने जोर से उसे थप्पड़ मारा हो। उस रात अमित और रश्मि को नींद नहीं आई। उन्होंने रात भर बस यही सोचा, सोते हुए बच्चे को मारा किसने होगा। अगले दिन अमित ने मकान मालिक से बात की और पूछा, क्या आपके घर में कुछ अजीब है? मेरी बेटी के गाल पर एक अजीब निशान है। क्या आपकी बेटी छत पर गई थी? क्या उस बंद कमरे का ताला तोड़ा है? अमित गुस्से में बोला, पर उस कमरे में ऐसा क्या है जो आप बार बार पूछ रहे हैं? मकान मालिक ने बात टाल दी, लेकिन अमित को समझ में आ गया था कि उस कमरे का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। उसने घर आकर मेहा से प्यार से पूछा, बेटा तुम छत पर गई थी क्या? मेहा मासूमियत से बोली, हाँ पापा, खेलने गई थी। अब अमित धीरे से बोलता है, बेटा उस बंद रूम में तुमने कुछ किया क्या? अब मेहा याद करके बोलती है, पापा, मैंने दरवाजे के नीचे से झांक कर देखा था, अंधेरा था और कमरे में अंदर कोई अंकल बैठे थे। मैंने पूछा, अंदर क्या कर रहे हो अंकल आप? कौन हो आप? और फिर मैं खेलने लग गई, और मैं मम्मा को बताना बिल्कुल भूल गई थी। और बस अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। अमित को समझ में आ गया था कि मेहा की एक छोटी सी मासूम जिज्ञासा उस बंद दरवाजे के पीछे सोई हुई किसी भयानक चीज को बुला दिया है। अब डर कर अमित बाहर सिगरेट पीने के लिए पास की पान वाली शॉप पर जाता है। थोड़ी देर बैठने के बाद और सिगरेट पीने के बाद उसने वहाँ एक अखबार पढ़ रहे आदमी से अपनी समस्या के बारे में बात करनी चाहिए। अमित ने हिचकिचाते हुए पूछा, माफ करना अंकल, क्या आप इस इलाके में किसी ऐसे शख्स को जानते हो जो किसी तरह की ऊपरी समस्या को हल कर सके? उस आदमी ने एक नज़र अमित पर डाली, अखबार मोड़ा और कुछ सोचते हुए बोला, और वो कहता है कि पास में ही एक मौलाना साहब रहते हैं जो शायद तुम्हारी मदद कर सकते हैं। और अमित ने उस मौलाना साहब का पता लगाया। मौलाना साहब ने बच्ची की बात सुनकर फौरन चलने को कहा।
मौलाना साहब ने जैसे ही घर की दहलीज पर पहला कदम रखा, उनके पैर ठिठक गए। एक पल को वो रुक गए, कुछ पढ़कर खुद पर फूंक मारी और तब आगे बढ़े। अमित ने उनकी गहरी आंखों में चिंता और घबराहट की हल्की लकीरें साफ देख ली थी। गाइज, जब वो अंदर पहुंचे तो मेहा अपनी माँ के साथ बेड पर थी। रश्मि घबरा कर बोलती है, देखिए ना, ये हिल नहीं रही, मैं खींच रही हूँ पर ये अपनी जगह से नहीं हट रही। मेहा सचमुच बेड पर चिपकी हुई लग रही थी। मौलाना साहब समझ गए थे कि ये क्या बला है। उन्होंने इजाज़त ली और मेहा के पास गए। मौलाना साहब को देखते ही मेहा बेहोश होकर बेड पर गिर गई। मौलाना साहब ने पानी पर आंख बंद कर कुरान के कुछ मंत्र पढ़े और मेहा के चेहरे पर छींटा मारे। पहला छींटा कोई असर नहीं, दूसरा छींटा मेहा चौंक कर उठी और एक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठ गई। तीसरा छींटा इस बार मेहा जोर से उछली जैसे कोई उसे तेजाब का छींटा लगाओ और एक भयानक आवाज में चिल्लाई। मौलाना साहब गंभीर आवाज में बोले, कौन हो तुम? क्यों परेशान कर रहे हो इस बच्ची को? मैं आया नहीं हूँ, मुझको इसने बुलाया है। मेहा की गर्दन एक झटके में टेढ़ी हुई और उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो गई। कमरे में एक सड़ी हुई नमी भरी बदबू फैल गई जो कि कई साल पुरानी लग रही थी। मौलाना साहब आंखें बंद करके जोर से कुछ पढ़ते हुए बोले, तुम कौन हो और उस बंद कमरे में क्यों हो? सच बताओ मुझे। मेहा बोलती है, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं वही हूँ जिसे इस घर के मालिक ने कई साल पहले अपने लालच के लिए बुलाया था। मैं एक जिन हूँ और मेरा मालिक अब नहीं रहा, लेकिन मैं अभी भी यहीं बंधा हूँ, उसी कमरे में, उसी ताले के साथ। ये सब सुनकर अमित और रश्मि को बहुत डर लग रहा था अपनी बिटिया के लिए। अब मौलाना साहब ने पूरी ताकत से उस जिन को ललकारा और मौलाना साहब ने उस जिन से बोला, इस मासूम को चोट पहुंचाने की हिम्मत मत करना। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी जरूरत क्या है जिसके लिए तुमने इस परिवार को अपनी गिरफ्त में ले रखा है? मेहा जिन की आवाज में बोलती है, भूख। मैं सालों से इस बंद कमरे में दबा हूँ, मैंने रोशनी तक नहीं देखी, मैंने खाना नहीं खाया है, मेरी भूख अब बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है। मुझे गोश्त चाहिए, 5 काले बकरों का गोश्त। अगर तुम मुझे वो दे सकते हो तो मैं इस परिवार को आज़ादी दे सकता हूँ। 5 काले बकरे, ये कैसी मांग थी? लेकिन अमित और रश्मि के पास कोई और चारा नहीं था। अपनी बेटी की जान के सामने ये मांग बहुत छोटी थी। अब मौलाना साहब ने गहरी सांस ली और उन्होंने बोला, ठीक है, तुम्हें 5 काले बकरों का गोश्त मिलेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, ये तुम्हारी अंतिम मांग होगी। क्या तुम वादा करते हो कि गोश्त लेने के बाद तुम इस घर, इस बच्ची और इस परिवार को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओगे, कभी वापस नहीं आओगे? जिन धीरे से बोलता है, हाँ मैं वादा करता हूँ, ये मेरी अंतिम मांग है। जैसे ही मुझे मेरा हिस्सा मिलेगा मैं चला जाऊँगा, इस परिवार से मेरा कोई वास्ता नहीं होगा। अगले दिन बिना किसी देरी के मौलाना साहब की देख रेख में अमित ने 5 काले बकरों का इंतजाम किया। पूरी इबादत और अकीदे के साथ कुर्बानी की प्रक्रिया पूरी हुई, गोश्त तैयार था। मौलाना साहब ने अमित से कहा कि अब उसे यह सारा कच्चा गोश्त ऊपर जाकर उस कमरे में डालना होगा और ताला खोला गया। दरवाजा खुलते ही अंदर से पुरानी बदबूदार हवा का झोंका आया। अमित डरते डरते गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े एक एक करके उस अंधेरे कमरे में डालता गया। जैसे ही गोश्त का आखिरी टुकड़ा अंदर गया, नीचे मेहा के कमरे में मेहा के शरीर में एक जबरदस्त झटका लगा। उसका शरीर एक पल के लिए अकड़ गया और फिर वो बेजान सी होकर बेड पर गिर गई। अब रश्मि चीखते हुए बोली, मेहा, अमित, मेरी बेटी को क्या हुआ? अमित तेजी से नीचे भागा। मौलाना साहब ने उन्हें शांत किया। मौलाना साहब शांत आवाज में बोले, घबराओ नहीं बेटा, तुम्हारी बिटिया बिल्कुल महफूज है। ये जो झटका था ये उसके जिस्म से उस जिन के निकलने का झटका था, वो जिन जा चुका है अब। जब सब शांत हुए तो मौलाना साहब अमित और रश्मि ऊपर उस कमरे के दरवाजा पर पहुंचे। उन्होंने अंदर देखा और जो देखा उससे अमित और रश्मि की आंखें डर से खुली रह गई। कमरे के फर्श पर 5 बकरों का ढेरों गोश्त वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ था, लेकिन वहाँ गोश्त के बीच में सिर्फ और सिर्फ हड्डियाँ पूरी तरह से गायब थी, जैसे किसी ने सिर्फ हड्डियाँ चूसकर मांस को छोड़कर फेंक दिया हो। अमित हैरानी और डर से मौलाना साहब से पूछता है, गोश्त क्यों नहीं खाया इसने? ये अभी तक भूखा है क्या? अब मौलाना साहब ने वो सच्चाई बताई जो अमित और रश्मि के डर को हमेशा के लिए शांत कर गई। अब मौलाना साहब ने बोला, बेटा, जो जिन होते हैं ना, वो इंसान की तरह मांस नहीं खाते, उनकी ज़रूरत हड्डियाँ होती हैं। ये कुरान में और हमारे नबी ने फरमाया है, जब तुम जानवर ज़बह करो तो उसकी हड्डी को मत तोड़ो, क्योंकि वो जिनों का खाना है और मांस तुम्हारे लिए है। इस जिन को उसका हिस्सा मिल गया है, वो अपनी भूख शांत करके हमेशा के लिए यहाँ से चला गया है। और इस तरह एक मासूम की जिज्ञासा से जागा हुआ एक कई साल पुराना जिन कुर्बानी की हड्डियों के साथ उस घर को छोड़कर चला गया। मौलाना साहब ने बचे हुए मांस को मदरसे ले जाकर उसका लजीज खाना बनवाकर लोगों में बांटा। अमित और रश्मि ने उस घर को तुरंत छोड़ दिया। उन्होंने समझ लिया था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें बंद
और ताले में ही रहने देना चाहिए। गाइज, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा डर हमारी अपनी मासूम गलतियों से पैदा होती है। और हाँ, इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि कहीं भी नया घर किराए पर लेने या उसमें शिफ्ट होने से पहले हमें उस जगह का इंस्पेक्शन बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए। किसको क्या पता वहाँ सालों से कौन रह रहा है। तो गाइज, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची घटना है तो हमें हमारी जीमेल आईडी पर जल्दी से भेजिए। और गाइज, जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अवेयर एंड स्टे सेफ। धन्यवाद।